हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम 5 मिनट वेट करते हैं बस। ओके। ओके सर। ओनली 5 मिनट्स वेट करते हैं, देखते हैं जिनको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो जाएगा। आफ्टर 5 मिनट आई विल स्टार्ट। एग्जाम कब होगा? अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी हो सकता है। आई थिंक देखिए सबकी पॉसिबिलिटी ये थी, और डीजीसी ने भी जब एप्लीकेशन रिलीज़ हुई थी तो उसने ये बताया था कि हम 2 सितंबर में, सेकेंड वीक ऑफ सेकेंड सितंबर में करेंगे। हाँ। तो अभी देखते हैं, अभी तो ये आपका फर्स्ट वीक तो कंप्लीट ही हो चुका है। हाँ हाँ। देखते हैं कि, हाँ, अब देखते हैं सेकेंड वीक चल रहा है उसका कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर नहीं आता है। सर अगला सेशन कब होने का उम्मीद है? अगला सेशन देखिए 3 मंथ्स आफ्टर होता है हर एक सेशन। तो जस्ट अगर ये सेशन कंप्लीट हो जाता है सितंबर में, लास्ट सितंबर तक, तो 3 मंथ्स आफ्टर नेक्स्ट सेशन होगा। ओके सर। ओके। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको दिख रहा है? यस सर। ओके। देखिए ये सेकेंड चैप्टर चल रहा था, ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस। इसमें ये स्टडी करना था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं या फिर हमारे परफॉर्मेंस से रिलेटेड हैं, और हमारे जो वर्क है ना, जो हमारा परफॉर्मेंस है उसे लिमिट करते हैं। ओके। तो फर्स्ट जो फैक्टर थी उसकी हमने विज़न की स्टडी की थी, कि विज़न में हमने आपको बताया था कि किस तरह से विज़न हमारे परफॉर्मेंस को लिमिट कर देता है। जैसे हमने बताया कि अगर आपकी आई ब्लिंडनेस है या फिर कलर ब्लिंडनेस है तो आपको वायरिंग के काम, वायरिंग इंस्टॉलेशन का काम, या फिर कोरिजन इंस्पेक्ट का काम, कुछ कुछ ऐसे काम जहाँ पे कलर वैल्यू, कलर डिटरमाइंड होता है, ऐसा वर्क जहाँ पे कलर नेसेसरी होता है डिटरमाइन करना, ऐसे काम फिर आपको नहीं मिलेंगे। जैसे विजन से रिलेटेड हमने आपको ये टॉपिक बताई थी। इस तरह से ये आपके काम को या फिर आपके परफॉर्मेंस को लिमिट करता है। और हमने आपको विजन के बारे में बेसिक फंक्शन बता दिए थे, आइज़ के बारे में। कॉर्निया जैसे कि है, ये फ्रंट विंडो होती है। एंड आइरिस हमने बताया था कि जो बड़ा आँख के अंदर जो बड़ा वाला पार्ट होता है ना, जो कलर्ड पार्ट होता है वो आइरिस होता है, और जो उसमें छोटा वाला जो डार्क एरिया होता है सेंटर में, वो प्यूपिल होता है। और यही डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके सेल
रेटिना पे जाए या फिर आपके क्या बोलते हैं लेंस में जाए। लेंस में हमने बात करी थी कि एकोमोडेशन के बारे में बात की थी हमने कि एकोमोडेशन किस तरह से अफेक्ट करता है, कैसे एकोमोडेशन होता है। तो हमने बताया कि सिलरी जो मस्कल्स होती हैं यही एकोमोडेशन के लिए हेल्प करती हैं। इन्हीं की वजह से हमारा लेंस क्या होता है, छोटा या बड़ा होता है। हमने रॉड सेल और कॉन सेल के बारे में बताया था। रॉड सेल क्या होता है, ये फिर डार्क सेल होता है एक तरह से। ये डार्क जो हमारा ब्लैक, जब नाइट में ब्लैक चीज़ें दिखती हैं या फिर वाइट कलर में दिखते हैं या फिर ग्रे कलर में दिखती हैं, तो वो रॉड सेल की वजह से होती हैं। ये तब डिटेक्ट करता है कलर को जब नाइट हो, मतलब कि ये कैन नॉट डिटेक्ट कलर, ये कलर डिटेक्ट नहीं करता है एक तरह से जब प्रकाश की अनुपस्थिति हो या फिर लाइट अवेलेबल ना हो। तो ये 3 तरह के कलर में हमें चीज़ों को दिखाता है, ब्लैक, वाइट या फिर ग्रे। और जो कोन सेल होता है ये कलर डिटेक्टिव सेल होता है जो कलर को डिटेक्ट करता है। और ये कितने कलर को डिटेक्ट करता है, तो हमने बताया कि 1000 शेड्स ऑफ कलर ये डिटेक्ट कर सकता है। ओके। फिर हमने बताया था कि क्लैरिटी ऑफ साइट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। और हमने ये बताया था कि हमारी जो आँख होती है वो 24 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन ईयर होती है। मतलब हमारी कान से हमारी जो आँख होती है वो 24 टाइम्स अधिक सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट हमने बताया था कि वे फैक्टर्स जो हमारे विजन को अफेक्ट करते हैं या फिर हमारे विजुअल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो हमने यहाँ पे बताए थे। कि या फिर फिजिकल इम्परफेक्शंस में हमने बताया था कि शॉर्ट साइटनेस हो सकता है, लॉन्ग साइटनेस हो सकता है, या फिर एज की वजह से भी हमारी जो विज़न है वो कम हो जाती है। और ड्रग्स लेने पर भी, मेडिकेशन, अल्कोहल, सिगरेट, ये सारे का सेवन करने से भी हमारी आँख में डिस्टर्ब होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में बताया था कि अगर अधिक लाइट अवेलेबल ना हो और कम लाइट की उपस्थिति में हम हमेशा काम करते हैं फिर भी हमारी विजन पे अफेक्ट होता है। एंड क्लैरिटी ऑफ एयर, अगर हम धूल जहाँ वैसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे मिस्ट, रेन, वर्षा या फिर डस्ट वगैरह ज़्यादा होती हैं या फिर फ्यूम वगैरह ज़्यादा होती है तो वो हमारी आँख की इरिटेशन को इंक्रीज करता है और हमारी आँख की विजन को ख़राब करता है, ये भी अफेक्ट करते हैं। और फिर हमने बताया था कि फैक्टर एसोसिएटेड विद विंग ऑब्जेक्ट व्यूड, इसमें क्या है कि ये डिटरमाइन होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है हमसे। यहाँ पे नहीं, ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रेंस क्या है, कॉन्ट्रास्ट होता है कि वो ऑब्जेक्ट के आसपास की एरिया कैसी है। रिलेटिव मोशन, वो ऑब्जेक्ट का मोशन है क्या, मतलब वो मोशन में है या फिर वो स्टैटिक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है व्यूअर से जो देख रहा है, और ऑब्जेक्ट को किस एंगल से देख रहा है या फिर एंगल पे तो नहीं है। ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो हमारी विजन को अफेक्ट करती हैं। ओके। फिर हमने बताया था हाइपरमेट्रोपिया, इसको ख़त्म करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, अगर नज़दीक रखी वस्तु की इमेज क्या बना देता है, दूर बनाएगा, यहाँ बना देगा, या फिर लेंस ये दूर बना देता है। इसके वजह से हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। और इसमें हमने बताया था कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है, जो हमारा आई बॉल होता है ना, मान लीजिए ये आई बॉल है, ये रेटिना है, ये आई बॉल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। देखिए तो अब क्या हो गया कि इमेज तो यहाँ बन रही थी, तो अब क्या हो गया, आई बॉल तो छोटा हो गया लेकिन इमेज तो वहीं बनेगी। तो इसलिए इसमें कहते हैं कि इमेज कहाँ बनी, रेटिना अब तो यहाँ चला आया है लेकिन इमेज रेटिना के पीछे बनी है। तो हमने कहा कि इमेज कहाँ बनी है, रेटिना से दूर बनी है, इसलिए इसे कहा गया लॉन्ग साइटनेस, मतलब दूर दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया। ओके, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ओके, आप लोग रिस्पॉन्स दिया करिए। नेक्स्ट हमने बताया था आपको मायोपिया में हमने बताया था कि जो आई बॉल होती है क्या होती है, ये आई बॉल जैसे कि ये मान लीजिए आपका आई बॉल है, ये आपका रेटिना है, यहाँ पे इमेज बनना है, लेकिन यहाँ पे आई बॉल क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो रेटिना तो यहीं रहेगा, इमेज तो यहीं बनेगा, क्योंकि पहले तो इमेज यहीं फोकस होता था, तो इमेज तो ऑलवेज यहीं फोकस होगा। तो अभी इसमें क्या हो गया है कि आई बॉल तो बड़ी हो गई है, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम कहें कि इमेज जो होती है रेटिना से नज़दीक बनती है, मतलब रेटिना के अभी पास पहुँच ही नहीं पा रही है, इसलिए कह दिया गया इसे निकट दृष्टि दोष, या फिर हमने इसे कह दिया
शॉर्ट साइटनेस, ओके, या फिर हमने इसे कह दिया कि मायोपिया, ये हो गया मायोपिया। अब इसमें मायोपिया में होता क्या है कि नज़दीक की वस्तुएं तो दिखती हैं, दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं। अब दूर की वस्तुओं को दिखने के लिए नेसेसरी क्या होना चाहिए कि हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो दूर की वस्तु को, यहाँ जो वस्तु रखी है मान लीजिए बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है एक तरह से, इसकी इमेज क्या बना दे, नज़दीक बना दे। अगर नज़दीक बना देगा इमेज हमारी 25 सेंटीमीटर जो हमारी न्यूनतम दृष्टि होती है, अगर इसके अंदर बना देता है तो हमें वो वस्तु दिखने लगेगी, क्योंकि हमें मायोपिया है और मायोपिया में क्या होती है, निकट की वस्तु दिखती है। तो देखिए कौन सा लेंस है जो कनकेव लेंस है, ये वाला, ये क्या करता है, चाहे इमेज वस्तु चाहे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, रुकिए, अभी आ रही है आवाज़ पूरी, हेलो, हाँ ओके। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये लेंस क्या करता है, इसे हम कनकेव लेंस कहते हैं। इसमें अगर वस्तु हमारी मान लीजिए इनफाइनाइट पे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑलवेज इमेज कहाँ बनाता है, ऑलवेज इमेज अपना ऑप्टिकल सेंटर और जो होता है इसका फोकस, ये ऑलवेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनाता है। मतलब कि ये ऑलवेज 25 सेंटीमीटर मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में इमेज को बना देता है। तो अब जब ये नज़दीक इमेज को बना दिया तो कंफर्म है कि अब हमें आसानी से दिख सकता है, क्योंकि हमें नज़दीक दृष्टि दोष है, क्योंकि हमें वस्तु नज़दीक की वस्तु ही दिखेगी। तो इसलिए हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं ताकि वस्तु की इमेज नज़दीक बन जाए और हम आसानी से उसे देख सकें। फिर हमने आपको बता दिया था कि कैटरैक्ट में क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग क्लाउडिंग हो जाती है आई पे, जिसे हम मोतियाबिंद भी कहते हैं, वो कैटरैक्ट होता है। एस्टिग्मेशन क्या होती है, इसमें क्या हो जाता है कि जो आईबॉल होती है उस कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया की शेप इरेगुलर हो जाती है, या फिर वो क्या करता है, जो इमेज होता है ना, जो वास्तव में जैसा इमेज होता है ना, वो वैसा बनता ही नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखेगा। ये क्यों होगा, जैसे कि लेंस पे आपके जो आई बॉल है उसकी जो कॉर्निया है वो डिस्टर्ब हो जाए, इसके वजह से होता है। तो ये इसे एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। ग्लाउकोमा में क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर जो होती है आपके आई बॉल में वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है तो ये ऑप्टिकल नर्व को डैमेज कर देता है, जिसके वजह से ब्लिडनेस हो जाती है, आँख से अंधे हो सकता है इंसान, उसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। अब माइग्रेन क्या होता है, अगर आपको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर हेडेक होता है, तो ये भी आपके विजन को डिस्टर्ब कर सकता है, तो ये माइग्रेन में आता है। ये टॉपिक्स हमने कवर करा दिए थे कल। प्रेस बायोपिया भी हमने बताया था। प्रेस बायोपिया हमने बताया था ये भी एक लॉन्ग साइटनेस होती है, और ये 40 एज आफ्टर होती है, मतलब कि अगर 40 एज के बाद ही ये होती है, ये प्रेस, तब हम उसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब देखिए टॉपिक क्या है, फॉरेन सब्सटेंस। ये फिजिकल फैक्टर्स हो गया। अभी फॉरेन सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमने बताया था कि 4 फैक्टर हैं जो हमारे विजन को अफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस या फॉरेन सब्सटेंस, एनवायरनमेंट और फैक्टर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड। तो हमने फिजिकल फैक्टर्स तो पढ़ लिया। देखिए फिजिकल फैक्टर्स ये हमने पढ़ा है, अभी ये वाला फिजिकल फैक्टर्स में है, ये वाला फिजिकल फैक्टर्स हमने दोनों पढ़ लिए। अब हमें फॉरेन जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं हमारे विजन को, उसे हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे फॉरेन सब्सटेंस में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, थोड़ा सा एक बात कह रही है कि अगर हम ड्रग, मेडिकेशन या एल्कोहल, सिगरेट अगर इंटेक करते हैं, लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ये क्या होती है कि मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसे हम CO कहते हैं, इसकी प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है हमारी किस में, ब्लड में। हमारी ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस ज़्यादा हो जाती है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है हमारी ब्लड में तो ये क्या कर देता है, CO2 की लेवल को डिक्रीज कर देता है। अब देखिए तो जब ये CO2 के लेवल को डिक्रीज कर देता है तो क्या होगा, आपका जो मांसपेशियाँ होंगी, जो भी मस्कल्स होंगे, सिलेरी मस्कल्स जो आई की हैं, वो सही से काम नहीं करेंगे, तो आपकी ये इस घटना को हम कह देते हैं फिर
हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होती है? CO2 की लेवल डिक्रीज हो जाना, CO2 लेवल क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना, CO की लेवल क्या हो जाना? ब्लड में इंक्रीज हो जाना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी आँख के साथ या फिर आपके ब्लड के साथ, तो ये हाइपोक्सिया में आता है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? ओके, आप लोग रिप्लाई कर दिया करिए। क्या हुआ? ओके ओके। हम्म, ओके, हम अब फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। ओके, यस, बोलिए। नहीं, ऑक्सीजन इंक्रीज नहीं होता है। आपकी ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपको? हमें तो ऑक्सीजन की ही तो नीड है, हमारे सारी मस्कल्स को ऑक्सीजन की नीड है। सर कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज करेगा, ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा। या यही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। गुड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? कार्बन CO2। रुकिए रुकिए रुकिए, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? रुकिए एक मिनट। ओके ओके ओके, थैंक्स फॉर रियलाइज मी। CO जो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इंक्रीज हो जाती है। ओके, हाँ, और ऑक्सीजन का जो लेवल होता है, हमने CO2 कह दिया है कि CO2 डिक्रीज हो जाती है, जो कि हमने गलत कह दिया है। CO2 नहीं, ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की लेवल जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है आपकी। ओके, अब सही है? हाँ, ये होता है, इसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पे आते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होती है? इन्वायरमेंटल में वो हो सकता है कि लाइटनिंग कंडीशन कैसा है, एयर हमारा कैसा है, ह्यूमिड एयर है या फिर उसमें धूल या फिर मिस्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर देती हैं। इल्यूमिनेशन मतलब कि लाइटनिंग हो गया, यहाँ पे इल्यूमिनेशन लिखा है, इल्यूमिनेशन, ये लाइटनिंग हो गया। अब इल्यूमिनेशन से क्या मतलब है कि अधिक प्रकाश हो गया फिर भी आपकी आँख पे डिस्टर्ब करती है, कम प्रकाश हो फिर भी आपकी आँख में डिस्टर्ब करती है, आपके विजन पे डिस्टर्ब करती है। बस इतना इसमें है। एंड यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइट अडॉप्टेड। ये क्या होती है? इफ़ इंजीनियर वर्क्स इन डार्क इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा कि जब एकदम अंधेरे से आप जस्ट बाहर जाते हैं तो क्या होता है, आपके सामने एकदम पूरा अंधेरा छा जाता है, फिर कुछ सेकंड बाद ही आपको दिखता है। ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, इसे लाइट एडॉप्टेड या फिर डार्क एडॉप्टेड कहते हैं। देखिए, जब आप बहुत देर तक डार्क में काम करते हैं, थोड़े से कम लाइट में काम करते हैं, तो आपको डार्क एडॉप्टेड हो जाता है, मतलब कि अंधेरे की आदत हो जाती है। और जब आप जैसे जस्ट आप प्रकाश में जाते हैं तो आपको कुछ आपके जो मस्कल्स होते हैं, जो कॉन सेल हमने बताया, कॉन सेल होते हैं और रॉड सेल होते हैं, इनको अरेंज होने में या फिर इनको अपना वर्क करने में, अब पूरे प्रकाश की उपस्थिति में इनको वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो वो जितना टाइम में ये अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं उतने टाइम तक आपको अंधेरा महसूस होता है। तो देखिए, रॉड सेल जल्दी एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आप डार्क एरिया से लाइट एरिया में आते हैं या फिर लाइट एरिया से डार्क एरिया में जाते हैं तो रॉड सेल तो जल्दी एक्टिव हो जाता है, लेकिन कॉन सेल को एक्टिव होने में टाइम लगता है। ओके, अब ये कितना टाइम लगता है, अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको। देखिए, 7 मिनट लगता है कॉन सेल को, 7 मिनट। तो कॉन सेल जो है अपना वो 7 मिनट लेता है। और जो आपका रॉड सेल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो रॉड सेल आपका 30 सेकेंड में क्या हो जाता है, नहीं, जो आपका कॉन सेल है वो 7 मिनट लेता है और रॉड सेल होता है वो आपका कितने मिनट लेता है, 30 मिनट। इसीलिए आपको तुरंत दिखने लगता है। और रॉड सेल क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, ये 30 मिनट से ले लेता है आपका एक्टिव होने में। और हमें रॉड सेल की हाँ, कॉन सेल जल्दी कवर हो जाती है और 7 मिनट में कवर हो जाती है। और जो आपका रॉड सेल है वो 30 मिनट से ले लेता है। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है।
ओके। और हमने बताया कि जो कोन सेल होती है वो क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती है, कलर सेंसिटिव होती है, यही कलर को डिटेक्ट करती है। और रॉड सेल की ज़रूरत नहीं है, तो वो थोड़ा अधिक टाइम भी लगी तो हमें इसकी कोई नीड नहीं है। ओके। सर अभी अंधेरे से लाइट में आने के लिए कितना समय? हाँ हाँ, जैसे आपको जस्ट दिखने तो लगता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा कुछ या सेकंड बाद आपको दिखने लगता है, लेकिन पूरा विज़न, पूरे क्लियर विज़न ये बात कर रहा है कि पूरा अगर आपको क्लियर विज़न चाहिए तो क्लियर विज़न में होने में आपको 7 मिनट लग जाते हैं कौन सेल को पूरा एक्टिव होने में, मतलब टोटल एक्टिव होने में, और रॉड सेल को लग जाते हैं 30 मिनट एक्टिव होने में। चाहे आप लाइट से डार्क एरिया में जाएँ, चाहे आप डार्क एरिया से लाइट एरिया में आएँ, दोनों के लिए यही रूल है। ओके। हाँ, तो अगर लाइट एरिया में ज़्यादा लाइट एरिया में आपने काम किया है तो उसे हम कहेंगे लाइट एडॉप्टेड, यहाँ पे लिखा है लाइट एडॉप्टेड। एंड अगर डार्क एरिया में आपने ज़्यादा देर तक रहे हैं तो वहाँ उसे हम कहेंगे डार्क एडॉप्टेड। ओके। सर एक क्वेश्चन आया था, उसमें बोला कि आपको 15 मिनट्स लगेगा क्लियर विजन। नहीं नहीं, 15 मिनट्स नहीं लगेगा आपका। कैप 715 आप प्रेफर कीजिए, ये अच्छी बुक्स है, इसमें जो भी लिखा हुआ है वो करेक्ट है, इसे कोई गलत नहीं कह सकता। ओके। अब देखिए हम फिजिकल फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल फैक्टर्स में हमने बताया लाइट एक है, फिजिकल फैक्टर्स वो भी है। अब देखिए यहाँ पे रन, जो रेन है, मिस्ट है, डस्ट है, ये भी अफेक्ट कर सकता है आपके विजन को। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस आपको पता है, कुछ लोग अब कॉन्टेक्ट लेंस आने लगा है, सब कोई अब ग्लासेस ना यूज करके कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा है ना। ये भी एक ये भी सेफ है आपके आँख के लिए, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, अगर आँख में चुभ गया तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वियर करना ये भी अच्छी चीज़ है। कॉन्टेक्ट लेंस आपके चश्मे के नीड को हटा देता है। अगर आपको चश्मा नहीं लगाना है, गॉगल नहीं यूज़ करना है, तो कॉन्टेक्ट लेंस अच्छी चीज़ है। देन मैं आपको बताता हूँ, इसका बताया जाता है ह्यूमन फैक्टर हमारा ये कहता है कि आपको कॉन्टेक्ट लेंस 8 से 12 आवर तक ही पहननी चाहिए। आपको 8 आवर के अंदर, मतलब 8 घंटे बाद आपको कॉन्टेक्ट लेंस एक बार ज़रूर निकालना चाहिए। ओके। आपको इसे कंटिन्यूअस नहीं पहनने रखना है। ओके। एंड मतलब कि 8 या 12 घंटे में इसको आपको बाहर निकालना है। मैक्सिमम वियर टाइम बताया है हमारा अपना ह्यूमन फैक्टर। एंड नेक्स्ट ये है कि कॉन्टेक्ट लेंस पे स्क्रैच नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्क्रैच हो जाती है तो फिर ये ख़राब हो जाता है, तो इसके स्क्रैच से भी इसको बचाना है, ये बात इसमें कही गई है। जो धूल चीज़ें हैं ये आपके कॉन्टेक्ट लेंस को ख़राब कर सकती हैं और आपके विज़न इससे ख़राब होगा, आपको दिखेगा नहीं, तो ये अफेक्ट करती हैं कॉन्टेक्ट लेंस के वियर को। बस इसमें फिजिकल फैक्टर्स में इतना ही था। नेक्स्ट पे टॉपिक पे हम आते हैं, जो कि है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड, जो लास्ट वाले टॉपिक थे जिसमें हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कितनी एंगल पे है, मोमेंट कर रही है, उसकी साइज क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसमें कहता है मैनी फैक्टर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड कैन आल्सो इन्फ्लुएंस विजन, अब हमारे विजन को अफेक्ट कर सकता है। वी यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वी आर लुकिंग एट टू हेल्प डिस्टिंगाइज व्हाट वी आर सीइंग, दिस आर नोन एज अ विजुअल क्यू। कह रहा है कि जो हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और हमारी आई जो क्या कहती है डिस्टिंगाइज कर रही है कि क्या चीज़ हम देख रहे हैं, इस प्रोसेस को या फिर इस जो वर्क हो रहा है जो आई हमें बता रही है, इसे हम विजुअल क्यू कहते हैं। यहाँ आपको ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। अब हम डायरेक्ट आते हैं कलर विजन पे। ये आपका कंप्लीट हुआ। विजुअल क्यू आपका एक डिफाइन है, इसको आप लर्न रखिएगा। ऋषभ कुछ कह रहे हैं या फिर अपना ये बंद करें? ओके। अभी देखिए कलर विजन पे हम आते हैं। ओके। अब देखिए कलर विजन किस लिए नेसेसरी है,
तो कलर विजन के लिए कह रहा है although not directly affect visual acuity, inability to see particular colors can be a problem for a particular engineer. Amongst other things, good color vision for maintenance engineer important for, मतलब हमारी कलर विजन क्यों नेसेसरी है, यहाँ पे कुछ टॉपिक बताया है कलर विजन जो हमारे लिए नेसेसरी किस लिए। हमने बताया था रिकॉग्नाइजिंग कंपोनेंट्स, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वायर्स, हमने बताया था आपको वायर्स में आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि कौन सी कलर की वायर है। अगर आपको कलर विजन में ही प्रॉब्लम है तो फिर आपको वो काम नहीं दिया जाएगा। डायग्नोस्टिक टूल यूज करने के लिए, एंड वार्निंग लाइट्स आपको समझने के लिए, क्योंकि अगर आपके कलर विजन में प्रॉब्लम है तो आप वार्निंग लाइट्स भी आप पहचान नहीं पाएंगे। तो ये कलर विजन के बारे में है। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि जो ये कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, ये वुमेन में ज़्यादा होती है, 8% चांसेस होती है मैन में होने के लिए, और 0.5% चांसेस होती है वुमेन में होने के लिए। आपने बहुत कम सुना होगा कि इस लड़की को या फिर इस औरत को कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब ये कलर की पहचान नहीं कर पाती है, क्योंकि उनमें पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है होना ये। और ये क्या है, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये हेरिडिटी से कनेक्टेड है हमारे, ओके। ये वंशानुगत होता है, मतलब हेरिडिटी से कनेक्टेड है हमारा, जनरेशन से जनरेशन होता है। अब बता रहे हैं हम आपको, देखिए एक ये बायोलॉजिकल टर्म है जो कि मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको समझ में आ जाए इसमें क्या है। देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस का जो फैक्टर होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि फैक्टर्स कहते हैं, जिसे हम जीन भी कह सकते हैं, आपने जीन पढ़ा होगा बायो में। तो ये जो जीन होता है ना, वो क्या होता है, जो माँ होती है ना, वो देखिए आपको पता होगा कि जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो जो पर्सन होता है या फिर जो लड़का होता है उसमें XY होता है, और जो गर्ल्स होती हैं उनमें XX होता है। तो जो ये कलर ये जो जीन होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस का जीन, ये क्या होता है, जो XX क्रोमोसोम होते हैं, जो गर्ल्स के XX क्रोमोसोम होते हैं, उन पे वैरी करता है या फिर उन पे ये रहता है। और आपको पता होगा, अगर आपको फर्स्ट जनरेशन से क्रॉस आती होगी बायोलॉजी में, अगर आपने क्रॉस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो X क्रोमोसोम होता है ना, वो हमें अपने फादर से नहीं मिलता है। जो X क्रोमोसोम होता है वो हमें माँ से मिलता है, और Y क्रोमोसोम हमें अपने फादर से मिलता है। तो अब देखिए हमने क्या बताया कि जो ये फैक्टर था या फिर ये जो जीन था कलर ब्लाइंडनेस की, वो X क्रोमोसोम पे रहता है और माँ के क्रोमोसोम में रहता है। तो ये अब माँ के क्रोमोसोम से आप में आ गया, इसके वजह से चांसेस किसके हो गए, चांसेस आपको हो गए ये होने की, मतलब बॉयज़ को चांसेस हो गए, क्योंकि X क्रोमोसोम ऑलवेज माँ से ही मिलता है और Y क्रोमोसोम ऑलवेज फादर से मिलता है। X क्रोमोसोम फादर से नहीं मिलता है हमें, ओके। आपको ये बात समझ में आई? ये बायोलॉजिकल टर्म है। हाँ, तो अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा क्रॉसिंग, जैसे कि ये XY हो गया, ये XX हो गया, जो कि आपको नेसेसरी नहीं है यहाँ पे समझाना। देखिए अगर बॉयज़ की हम केवल बात करेंगे, बॉयज़ बनते हैं, तो ये आपका Y आता है और ये माँ से आपका X आता है, और ये जो फैक्टर होता है ना, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, ये माँ के क्रोमोसोम में होता है, और ये फैक्टर आपके माँ के गर्भ से आपके अंदर आता है, ये X में, इसलिए आपको ये कलर ब्लाइंडनेस की चांसेस ज़्यादा होती है। और X वाला, देखिए X वाला जो फादर का जो X होता है वो गर्ल्स में जाता है, और माँ का एक X गर्ल्स में जाता है। तो देखिए यहाँ पे डबल X है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डबल X है, ओके। और किसी को आ रही है वॉइस क्लियर, या फिर सबको डिस्टर्ब हो रहा है? हेलो, क्लियर है। आपका नेटवर्क में इशू होगा, ओके नो, थोड़ा सा पता नहीं क्यों आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी लग रहा है, तो इसकी वजह से वॉइस थोड़ी सी कट रही होगी, ओके। कोई नहीं, वैसे आपको ये उतना समझना नहीं है, आपको बस याद रखना है कि हाँ किसको लिए, लेकिन हमने ये बायोलॉजिकल टर्म था तो हमने बता दिया, हमको पता था, तो ठीक है। तो हमने बता दिया कि 8% मैन में चांसेस होती है होने की, और 0.5% वुमेन में होती है। ये टर्म आपको याद रखने की ज़रूरत है। और किस कलर के लिए ये होता है, जिसमें बताया है कि मोस्टली रेड और ग्रीन कलर के लिए ये होता है। मोस्टली रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में कलर ब्लाइंडनेस होती है, और कभी कभी क्या हो जाता है ब्लू और येलो के लिए भी होता है। तो ये बहुत
रेयर केस में ब्लू येलो में आपको प्रॉब्लम होती है कि कौन सा ब्लू है कौन सा येलो है, आप नहीं पहचान पाते हैं। मोस्टली ये कलर ब्लिंडनेस रेड और ग्रीन के लिए होता है। ओके, ये टर्म आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नीचे वाले टर्म्स में आप खुद पढ़ के देख सकते हैं। इन्हीं टर्म्स को इसमें समझाया गया है। एंड 30 मिनट्स हो गया। हमने बताया था कि ऑलवेज ये मीट क्या हो जा रही है, 40 मिनट्स पे क्लोज हो जा रही है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको शेयर लिंक कर देंगे तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा सा सिस्टम है, आपको ये फेस करना पड़ेगा हमारे साथ आपको। नेक्स्ट हम चलें। ओके, विजन एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, यहाँ पे लिखा है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन इंजीनियर पर्टिकुलर वन हु इज़ इन्वॉल्व इन इंस्पेक्शन टास्क। देखिए, हमने बताया था विजन किस लिए ज़रूरी होता है, इंस्पेक्शन के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। आप लोग ये पूरा पैरा पढ़ लेंगे तो आपको बस यही पता चलेगा कि हमें इंस्पेक्शन के लिए विजन का होना कितना ज़रूरी है। ओके, इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस लाइन नहीं है। और ये यूके जो टर्म है, यूके क्या कहता है विजन के बारे में, वो गाइडलाइंस देता है कि रीजनेबल आईसाइट इज़ नीडेड फॉर एनी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ड्यूटीज एक्सेप्टेबल टू डिग्री मेनी मेंटेनेंस टास्क रिक्वायर ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ डिस्टेंस एंड नियर विजन। ये कहता है कि बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिसमें हमें विजन और डिस्टेंस दोनों की ज़रूरत है। मतलब कि कितनी दूरी पे है, काफ़ी कुछ डिस्टेंस कभी नियर होती है कभी दूर होती है। जैसे कि अगर आपको काम करें किसमें फ्यूल टैंक में, तो वहाँ पे आपको उतने ज़्यादा लाइटनिंग नहीं होती, आपको डिस्टर्बेंस होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि हमें विजन कितना ज़रूरी होता है। क्लोज इंस्पेक्शन के लिए, क्लोज इंस्पेक्शन से क्या रिलेटेड है यहाँ पे बता रहा है। क्लोज इंस्पेक्शन, यहाँ पे क्लोज इंस्पेक्शन से रिलेटेड क्या है, तो क्लोज इंस्पेक्शन से रिलेटेड रिबिट्स हैं, जैसे कि रिबिट्स को चेक करना है या फिर क्रैक को चेक करना है, तो ये एक तरह से क्लोज इंस्पेक्शन है। तो यहाँ पे आपको विज़न की होनी ज़रूरी है, आपका विज़न सही होना चाहिए। या फिर कलर डिस्टिंगाइज करने के लिए, वायरिंग सिलेक्शन के लिए, ये सारी चीज़ें विज़न से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये छोटी से थोड़ी सी बात थी जो यूके और शाह ने अपनी गाइडलाइन से स्टेट करी है। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें कोई टॉपिक नहीं है। यहाँ पे और कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। हम नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, हाँ, हियरिंग। हियरिंग मस्ट, जिस तरह से विजन था हमने बताया कि विजन किस तरह से आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, किस तरह से हमारे परफॉर्मेंस को लिमिट करता है, उसी तरह से हियरिंग हमारी एयर कान के बारे में है। ये किस तरह से हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा, किस तरह से हमारे परफॉर्मेंस को लिमिट करेगा, हम इसके बारे में समझेंगे। आप लोग सुन रहे हैं? ओके, आप लोग रिप्लाई दिया करिए। एक थे जो मॉडल 6 क्लास में, वो हैं यहाँ पे? हाँ, वो रिप्लाई करते हैं तो ठीक लगता है। तो आप सभी लोग रिप्लाई किया करिए बीच बीच में, नहीं तो ऐसे पता चलता है कि शायद सब लोग लेफ्ट कर चुके हैं, बस हम बोल रहे हैं। तो ठीक, हम ईयर के बारे में पढ़ते हैं। हियरिंग आप समझते हैं, सुनना। हमारी आँख, हमारी जो कान होती है, ये हियरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके फंक्शंस के बारे में जिस तरह से हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी आई के बारे में, उसी तरह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे अपने कान के बारे में। ओके, हियरिंग बता रहा है कि हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम टास्क की बात करेंगे, जैसे हमें कोई टास्क मिला, हमें गाइडलाइंस मिल रही है, तो हम वहाँ पे परफेक्टली हमारा हियरिंग होना चाहिए, ताकि हम सुन सकें कि क्या हमारा मैनेजर क्या कह रहा है, क्या हमारा सुपरवाइज़र कह रहा है, या फिर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इस टास्क को हम कैसे करेंगे। कोई क्रिटिकल टास्क है, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं, हम वहाँ पे गाइडलाइन कर रहे हैं, एक दूसरे को बात से शेयर कर रहे हैं कि ये टास्क ऐसे होगा, ये पॉइंट ऐसे होगा, ये टास्क आपको दिया जाता है, ये टास्क को दिया जाता है। तो वो जो प्लानिंग हो रही है, जो टॉकिंग हो रही है, एक तरह से जो बात हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी अच्छी होगी जब हियरिंग आपकी अच्छी हो। अगर आपको सुनाई नहीं देगा, फिर कम्युनिकेशन अच्छी हो ही नहीं सकती है ना। आप केवल बोलेंगे नहीं ना, आपको सुनना भी पड़ेगा। तो हियरिंग यहाँ नेसेसरी है। अब अफेक्ट कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग बात कर रहे हो, अब बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर बैकग्राउंड साउंड है, तो ये अफेक्ट कर रहा है आपकी हियरिंग पे। अगर बैकग्राउंड जो साउंड है बहुत ज़्यादा हो गया, 90 डेसिबल से ज़्यादा हो गया, तो आपकी हियरिंग लॉस हो सकती है, आपकी हियरिंग
में प्रॉब्लम होगा, आप बहरे हो जाएंगे, आपकी आई ड्रम है, जो ईयर ड्रम है वो ब्रेक हो जाता है, फट जाता है, जैसे हम कहते हैं कि कान के पर्दे फट गए, वो ईयर ड्रम वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा या फिर फट जाएगा अगर 90 डेसिबल से ज़्यादा हो गई साउंड तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाया जाएगा कि किस तरह से हम, जिस तरह से हमने आँख की सेफ्टी के बारे में हमने बताया कि किस तरह से अपने आँख को सेफ रखना है, उसी तरह से अपने ईयर, अपने कान को किस तरह से सेफ रखना है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इसके ये 3 डिवीज़न है, हमारे कान को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, आउटर एयर, मिडिल एयर, इनर एयर। यहाँ पे बस 3 चीज़ें हैं और कहता है ये वाइब्रेशन जो होता है एयर ड्रम पे जाता है और ये सिग्नल इम्पल्स होकर नर्व से इम्पल्स होकर के, जो इम्पल्स मिलता है हमें वो नर्व से होकर के हमें ब्रेन पे जाता है और ब्रेन इसको रिकॉग्नाइज करता है एक आवाज़ के रूप में। ओके, इस यहाँ पे बस इतना ही है। नेक्स्ट लाइन है आउटर एयर। आउटर एयर क्या करता है? आउटर एयर डायरेक्ट साउंड डाउन द ऑडिटरी कैनल। यहाँ पे बता रहा है कि जो साउंड होता है वो डायरेक्ट ऑडिटरी कैनल पे जाता है एंड ऑन द ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम पे, ये आउटर एयर है, यहाँ से साउंड आया और ईयर ड्रम पे पड़ा, यहाँ पे ईयर ड्रम है, ये बताया कि ये बस इसमें इतना ही बताया है। द साउंड विल कॉज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। अब देखिए कोई भी साउंड आया आपके कान में और ईयर ड्रम पे क्या हुआ, पेनिट्रेट किया या फिर एक तरह से ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देता है। देखिए यहाँ पे लिखा है साउंड वेव विल कॉज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट, और ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ। ओके, तो आउटर एयर का काम बस इतना ही है कि साउंड आया और हमारे ईयर ड्रम को क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इसके बाद क्या होता है, मिडिल एयर का काम आता है। मिडिल एयर क्या करता है, ईयर ड्रम, द मिडिल एयर विच ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम बाय द 3 स्मॉल बोन नोन एज ऑसिकल। कह रहा है अब मिडिल एयर क्या करता है, जो ईयर ड्रम जो था, जो वाइब्रेट हुआ था, इन वाइब्रेशन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और किन की हेल्प से ट्रांसमिट करता है, तो देखिए ये ऑसिकल जो है, ये 3 मस्कल है ऑसिकल, इन्हीं मस्कल, यही मिडिल एयर है, यही मिडिल एयर है, और ये जो ऑसिकल हैं, यही ऑसिकल की हेल्प से क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है टू द इनर फ्लूइड ऑफ एयर। जो हमारी इनर एयर है, ये इनर एयर है, इसमें पूरा फ्लूइड भरा होता है, इसमें देखिए पूरा फ्लूइड है। थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखेगा। ओके, देखिए ये जो इनर एयर है, इसमें देखिए पूरा फ्लूइड भरा है, आपको दिख रहा है? हाँ, तो फर्स्ट क्या हुआ कि पहले साउंड आया, हमारे यहाँ पे एयर ड्रम को वाइब्रेट किया, और एयर ड्रम जैसे वाइब्रेट हुआ तो ये जो मिडिल एयर है, ये मिडिल एयर, इसमें ऑसिकल हैं, ये क्या करते हैं, उस वाइब्रेशन को कहाँ ले जाते हैं, ये इनर एयर को सेंड करते हैं इसके फ्लूइड में, इसके फ्लूइड तक शेयर कर देते हैं या फिर सेंड कर देते हैं। कौन सेंड करते हैं? ऑसिकल्स, जो ये ऑसिकल हैं यही। अब कह रहा है द मिडिल एयर आल्सो कंटेन 2 मस्कल विच हेल्प प्रोटेक्ट द एयर फ्रॉम साउंड। अब इसका काम हो गया ऑसिकल का। ऑसिकल को हमने काम बताया कि ये क्या करता है कि साउंड या फिर वाइब्रेशन को क्या करता है, ये इनर एयर को सेंड कर देता है। ओके, इनर एयर को सेंड कर देता है। अब क्या कह रहा है कि ये जो हमारा मिडिल एयर होता है ना, इसके पास 2 मस्कल और होते हैं जिसे हम कहते हैं अकॉस्टिक या फिर ऑरल रिफ्लेक्स। ये क्या करते हैं मस्कल, हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे ईयर, हमारे कान को प्रोटेक्ट करते हैं। किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, ये देखिए। अगर साउंड 80 डेसिबल से ज़्यादा है तो ये अकॉस्टिक और ऑरल रिफ्लेक्स जिसे कह रहा है, ये अकॉस्टिक या फिर ऑरल रिफ्लेक्स, यहाँ पे देखिए अकॉस्टिक या जो ऑरल रिफ्लेक्स मस्कल है हमारे मिडिल एयर का, ये जो पार्ट है, ये क्या करता है, 20 डेसिबल साउंड को डिक्रीज कर सकता है। आप समझ सकते हैं, मतलब कि अगर 90 डेसिबल अगर साउंड आप है बाहर, तो ये क्या कर देगा, 70 डेसिबल साउंड ही आपके कान में पास करने देगा। ओके, समझ में? हाँ बोलिए। हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है आपको? ओके, अब देखिए क्लास 1 मिनट में अभी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तो हम इसे क्लोज करके फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? तो हमने ये बताया कि ये जो अकॉस्टिक या फिर ऑरल रिफ्लेक्स हैं, ये क्या करते हैं कि अगर साउंड 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा होती है तो ये 20 डेसिबल साउंड को डिक्रीज़ कर सकते हैं।
मतलब अगर मान लीजिए 90 डेसिबल हुआ तो कितने डेसिबल साउंड आपके एयर में पास करेगा, आपके एयर को मिलेगा 70 डेसिबल साउंड। ओके। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं लेकिन देखिए ये ज़्यादा देर तक आपके ईयर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर ज़्यादा देर तक वो साउंड अगर ऐसे मिलती रही तो आपके एयर ड्रम को फिर कोई नहीं बचा सकता, एयर ड्रम तो आपको फटना ही फटना है। तो देखिए बता रहा है कि ये कितने देर तक ये रोक सकता है, मैक्सिमम 15 मिनट्स तक आपकी एयर को प्रोटेक्ट कर सकता है। 15 मिनट तक आपको एयर को ये प्रोटेक्शन दे सकता है। ओके, 15 मिनट से ज़्यादा ये प्रोटेक्शन आपके एयर को नहीं दे सक पाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ बताया है कि अगर सडन साउंड है तो आपको टेम्परेरी डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर बहुत अचानक से बहुत तेज़ अगर आवाज़ आपके कान में पड़ती है तो क्या हो जाता है, आपको कुछ देर तक 2 या 3 सेकंड तक कुछ सुनाई नहीं देता है, फिर सुनाई देने लगता है। तो इसे हम टेम्परेरी डिफरेंस कहते हैं। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ऑस्टेचियन ट्यूब। ये ऑस्टेचियन ट्यूब क्या है, ये हमारे ईयर को, हमारे कान को हमारी नाक से कनेक्ट करती है। ओके, ये ऑस्टेचियन ट्यूब होती है जो हमारे कान को हमारे नाक से कनेक्ट करती है। यहाँ पे बस इतना ही पढ़ना था। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, या इसका कोई यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ बताया नहीं गया है। बस इसने ये बताया है कि जो हमारा जो ईयर होता है, हमारे कान जो होता है, उसको हमारे नाक से ये कनेक्ट करता है एक तरह से। बस इतना इसमें बताया है। मिडिल एयर इज यूज फिल्ड विद एयर विच इज रिफ्रेश्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विच कनेक्ट द ईयर पार्ट एंड नोज बैक टू द नोज एंड माउथ। ये मुख से और हमारे नाक से कनेक्टेड होता है एक तरह से। यहाँ पे देखिए लास्ट वाली लाइन में शायद इसमें कुछ कहा होगा, अ ट्यूब कैन अलाउ मकस टू ट्रेवल द मिडिल एयर विच कैन बिल्ड अप इंटरफेयरिंग द नॉर्मल हियरिंग। ये लाइन और ये लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छी है। ये जो भी ब्लैक है ना, ये 14715 का ये अच्छी चीज़ है कि ये कुछ चीज़ों को ये ब्लैक कर देता है जो कि इम्पोर्टेंट लाइन होती हैं। तीन ये आपके लिए सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाँ ये वाले जो टॉपिक है ना, यहाँ तक हम आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या है, इनर एयर। लास्ट जो इनर एयर था हमने मिडिल एयर कवर कर लिया। तो इनर एयर क्या होता है, ये मिडिल एयर का से कनेक्टेड होता है और इनर एयर में हमने आपको बताया केवल फ्लूइड होता है ना। और हमने बताया कि जो ऑसिकल होता है, जो मिडिल एयर का जो ऑसिकल जो होता है, यही इनर एयर से कनेक्टेड होता है। और कहाँ कनेक्टेड होता है, जहाँ कनेक्टेड होता है इनर एयर से, उसे हम क्या कहते हैं, कॉक्लिया। क्या कहते हैं, कॉक्लिया। ये जो कॉक्लिया, ये जो इनर एयर का ऑसिकल होता है मिडिल एयर का, ये जो लास्ट ऑफ द मिडिल एयर होता है उसे ऑसिकल कहते हैं। ये ऑसिकल इनर एयर के कॉक्लिया से कनेक्ट होता है। बस यहाँ पे इतना पढ़ना था। एंड नेक्स्ट क्या टॉपिक है कि दिस कंटेन अ फाइन मेम्ब्रेन द बैसिलर मेम्ब्रेन। ये जो कॉक्लिया होता है ना, इसके पास फाइन मेम्ब्रेन होता है या फिर बैसिलर मेम्ब्रेन होता है। इसका मतलब क्या है कि हेयर लाइक सेल होते हैं, जो आपके बाल है ना, इससे भी पतले पतले सेल होते हैं कॉक्लिया में। ओके, जो कि और हमने बताया इनर एयर में जो फ्लूइड होता है उसी में ये सेल होते हैं, जो कि ये सेंसिटिव होते हैं मोमेंट ऑफ फ्लूइड। अगर फ्लूइड मोमेंट करता है तो उसी को ये सेंस करते हैं। ये जो सेल है, हेयर लाइक सेल है, उसी फ्लूइड के मोमेंट को। देखिए क्या हुआ, अभी हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, आपको समझाते हैं ईयर का वर्क कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एयर साउंड पास किया, एयर ड्रम को वाइब्रेट किया। एयर ड्रम जैसे वाइब्रेट होता है तो हमने कहा मिडिल एयर में जो ये ऑसिकल है, इनकी हेल्प से क्या होता है, साउंड क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है वाइब्रेशन हमारे इनर एयर में। इनर एयर में क्या है, फ्लूइड है, इन फ्लूइड में आ जाता है। और फ्लूइड में क्या है, देखिए बैसिलर मेम्ब्रेन है। देखिए यहाँ बता रहा है बैसिलर मेम्ब्रेन। ये बैसिलर मेम्ब्रेन क्या है, हेयर लाइक सेल है, हेयर लाइक सेल।
ये क्या होते हैं, जब फ्लूइड में देखिए जब वाइब्रेशन आएगा तो फ्लूइड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेगा ना। हाँ तो हाँ तो अब फ्लूइड में क्या हेयर लाइक सेल है, तो यही सेल क्या करते हैं, इस फ्लूइड के वाइब्रेशन को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। ओके, ये फ्लूइड के वाइब्रेशन, हाँ ये फ्लूइड के वाइब्रेशन को सेंस करेंगे और क्या करेंगे, अब देखिए ये बताएंगे अब आपके ब्रेन को ऑडिटरी नर्व के जरिए। अब देखिए ये सेंस किए और सेंस करने के बाद एनी वाइब्रेशन, देखिए यहाँ पे लिखा है एनी वाइब्रेशन डिटेक्ट कॉज नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स बना, नर्व इम्पल्स के जरिए ट्रांसमिट हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन को विया ऑडिटरी कैनल, ऑडिटरी नर्व की हेल्प से। ये जो ऑडिटरी नर्व है, अब जैसे देखिए बैसिलर जो मेम्ब्रेन थे ये तो सेंस कर लिया, जो हेयर लाइक सेल थे ये फ्लूइड के मूवमेंट को सेंस कर लिया। अब ये सेंस करके जो इम्पल्स क्रिएट हुआ, ये इम्पल्स को आप मैसेज कह सकते हैं एक तरह से, ये जो न्यूरल इम्पल्स क्रिएट हुआ ये ऑडिटरी नर्व की हेल्प की से ब्रेन को पहुंच जाता है और हमारा ब्रेन बता देता है कि हाँ, डिटरमाइन कर लेता है कि ये कैसी आवाज़ है, क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या, द अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन डिटेक्टेड इन कॉक्लिया डिपेंड ऑन द वॉल्यूम एंड पिच ऑफ द ओरिजिनल साउंड। ये लाइन पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन ऑफ एयर। देखिए हमने आई की लिमिटेशन एंड परफॉर्मेंस बताया कि आई कितनी इंपॉर्टेंट है विजुअल इंस्पेक्शन के लिए, वायर डिटेक्शन के लिए, टूल के लिए, जो अगर कलर डिटेक्शन अगर ऐसा कोई चीज़ है तो वहाँ पे टूल के लिए भी आई की विजन कैसी हमारी परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उस तरह से अब हमने ईयर की कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, अब हम इसकी परफॉर्मेंस को पढ़ेंगे कि किस तरह से ये परफॉर्म करता है। ओके, और इसकी लिमिटेशन क्या है, कैसे हमारे वर्क को ये लिमिट करता है। तो देखिए अभी एयर कहता है परफॉर्मेंस ऑफ एयर एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ साउंड दैट कैन हियर बोथ इन टर्म ऑफ पिच फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ साउंड। कह रहा है हमारी जो ऑडिबल होती है, ऑडिबल एबिलिटी होती है वो 20 के हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कितना आती है, 20,000 हर्ट्ज होती है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है रेंज। ओके, विद ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी होती है अबव 3000 हर्ट्ज पे हमारी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, ईयर सेंसिटिविटी। ओके, ये लाइन पढ़ लीजिएगा। आप लोग को पता होगा कि 20 हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज होता है हम लोग की हियरिंग, 20,000 हर्ट्ज। आपको ये पता है? हेलो, तो यही बात इसमें बताई गई है, जो कि एक तरह से ये साइकिल पर सेकेंड के बेस में लिख रहा है, जो कि वही है, वही तो हर्ट्ज होता है, 20 हर्ट्ज एंड 20,000 साइकिल पर सेकेंड ही तो हर्ट्ज है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो इसमें बताएं, ये वाली नहीं ना समझ में, हाँ बता रहे हैं आपको। देखिए हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कि हम कितने हर्ट्ज की साउंड सुन सकते हैं। तो इसमें बताया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ओके, यही इसमें लिखा गया एंड नथिंग। और ये बता रहा है कि हमारी ईयर, हमारी कान तब ज़्यादा सेंसिटिव होती है जब 3000 हर्ट्ज की साउंड मिलती है हमारे कान को। ओके, ये वाली लास्ट लाइन में ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी तभी होती है, सेंसिटिविटी जब 3000 हर्ट्ज की साउंड मिलती है हमें। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट में देख लीजिए आप लोग। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये एक टेबल है, टेबल को हम आपको समझाएंगे जो इंटेंसिटी से रिलेटेड है कि किस तरह से और कितने डेसिबल की साउंड कहाँ से कब और किस इक्विपमेंट से रिलीज होती है या फिर निकलती है। ओके, जिसमें बताया रसलिंग लिप्स या फिर विस्पर जो है, विस्पर, इससे 20 डेसिबल तक की साउंड मिलती है। कंजर्वेशन एट 2 मीटर, अगर हम 2 मीटर दूरी पर डिस्टेंस रख के अगर बात करते हैं तो हमें 50 डेसिबल साउंड वहाँ पे नीड होती है। अगर मतलब 2 मीटर पे अगर हम बात करते हैं और एकदम अच्छे से हमें सामने वाले की बात सुनाई दे रही है, मतलब कि वहाँ 50 डेसिबल साउंड होती है। ओके, और देखिए यहाँ पे लिखा है कि टाइपराइटर, अगर टाइपराइटर हमसे 1 मीटर दूर पे है
तो उसकी साउंड जो हमें सुनाई देती है वो 65 डेसिबल साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट देख सकते हैं कार, अगर कोई कार हमसे 15 मीटर दूर पे है और वो चालू है, स्टार्ट है उसकी इंजन, तो 70 डेसिबल साउंड है। लॉरी बस को कहते हैं जो सामान ढोने वाली होती है, तो लॉरी अगर 15 मीटर पे तो वो 75 डेसिबल की साउंड क्रिएट करती है। अगर पावर मोवर हमसे 2 मीटर पे है तो ये 90 डेसिबल की साउंड क्रिएट करती है। और बताया प्रोपेलर एयरक्राफ्ट है, अगर 300 मीटर हमसे दूर है तब भी उसकी जो साउंड हमें 100 डेसिबल सुनाई देती है। देखिए, और ये जो 100 डेसिबल साउंड, अब देखिए 90 डेसिबल पे क्या हो जाता है ना, 140 डेसिबल पे हमें थ्रेशोल्ड पेन होने लगता है। 90 डेसिबल भी हमारे ईयर को अफेक्ट नहीं करेगा, 100 पे भी अफेक्ट नहीं करेगा, उतना काफ़ी। ये बस थोड़ा बहुत हमारे कान में पेन क्रिएट करेंगे, बहुत हल्का पेन क्रिएट करेंगे। जेट एयरक्राफ्ट जो है 300 मीटर है, जो कि 110 डेसिबल साउंड क्रिएट करता है। और स्टैंडिंग नियर अ प्रोपेलर एयरक्राफ्ट अगर होते हैं तो देखिए 120 डेसिबल साउंड क्रिएट करता है। और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, हमें कान में कब तकलीफ महसूस होने लगेगी, पेन बहुत सीवियर पेन होने लगेगा, 140 डेसिबल। अगर 140 डेसिबल की साउंड हमें सुनाई देने लगती है तो हमें थ्रेशोल्ड पेन हो जाएगी। हम पीछे शायद आपको गलत बता दिए थे, 90 डेसिबल पे हियरिंग लॉस नहीं होगा हमारी हियरिंग लॉस देखिए कब होगी, 150 डेसिबल पे होगी। ओके, हमें शायद लास्ट में पिछले में आपको 90 डेसिबल बता दिया है, जो कि वो गलत था। 90 डेसिबल नहीं है यहाँ पे, अब 150 डेसिबल होगा। 150 डेसिबल पे आपका हियरिंग क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। थ्रेशोल्ड पेन 120 डेसिबल एंड हियरिंग लॉस 150 डेसिबल। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ बोलिए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वो भी अफेक्ट करेगा। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन भी आपके एयर ड्रम पे अफेक्ट कर रहा है। लेकिन आपका जो परमानेंट लॉस होगा ना, वो 150 डेसिबल पे आपका इमीडिएट लॉस हो जाएगा, मतलब कि उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नॉइज़ कैन बी निगेटिव, मतलब इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन परफॉर्मेंस। अब हमने कहा था ना कि हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पहले हम परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं, फिर किस तरह से वो फैक्टर हमारे परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहा है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है ईयर, कान के बारे में हमने पढ़ लिया, किस तरह से इसकी फंक्शन थी वो समझ लिया, और किस तरह से ये हमारे ईयर को सेफ करता है। तो हमने बताया कि ये 15 मिनट तक आपको ये सेफ रख सकता है। कब सेफ रखेगा, अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड हुआ तो ये 20 डेसिबल साउंड क्या कर देता है, डिक्रीज करके आपको देता है। ओके, 20 डेसिबल साउंड डिक्रीज करके देता है आपको। और ये 15 मिनट तक, हाँ ये 15 मिनट तक आपकी कान को सेफ रख सकता है, आपके हियरिंग को बचा सकता है, उसके बाद नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो मस्कल खुद डैमेज हो जाएगी ज़्यादा देर तक अगर वो सहन करेगी तो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ नॉइज ऑन परफॉर्मेंस, किस तरह से यह नॉइज़, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो किस तरह से हमारे परफॉर्मेंस की अफेक्ट करेगी। तो देखिए ये एनॉइंग हो सकती है, मतलब कि हमें तकलीफ़ हो सकती है। सडन साउंड से, अचानक बहुत तेज़ लाउड साउंड है तो हमें तकलीफ़ हो सकती है। कांस्टेंट साउंड है, लगातार बहुत तेज़ आवाज़ है, तो वो आपको वो तकलीफ़ करेगा, आपके परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ करेगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आप सोचेंगे कि वहाँ से आप भाग जाएँ उस एरिया से। इंटरफेयर विद वर्बल कम्युनिकेशन, हमने आपको बताया था कि अगर आप बात कर रहे हो लीडरशिप, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपको जॉब करना है, कैसे जॉब करना है, कौन सा टास्क आप किसको बांट रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत क्रिटिकल टास्क है तो आप क्या करते हो, वो क्रिटिकल टास्क को छोटे छोटे टास्क में बांट देते हो अपने मेंबर में, अपने ग्रुप मेंबर में। ओके, तो वहाँ अगर जो आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये इंटरफेयर करेगा, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो वो बात ठीक से हो नहीं पाएगी, आप डिस्टर्ब महसूस करोगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग, किसी को आवाज़ सुनाई देगी, किसी को आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो एक ये हो गया। एक और है कॉज एक्सीडेंट बाय मास्किंग वार्निंग सिग्नल। ये मास्किंग वार्निंग सिग्नल क्या है, इसके बारे में हमने बता रहे हैं आपको।
मास्किंग वार्निंग सिग्नल ये होती है कि मान लीजिए मैं एक रेलवे प्लेटफॉर्म की एग्जांपल देता हूँ कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए आप गए थे और आप आपकी बस अनाउंस होने वाली थी कि आपकी ट्रेन 7:50 पे पहुँचने वाली है प्लेटफॉर्म पे, और आप ये सुन नहीं पाए हैं, किसी और साउंड की वजह से किसी और साउंड ने इंटरफेयर कर दिया है, इसे ही हम कहते हैं मास्किंग वार्निंग सिग्नल। ओके, जो आपके डिजायर्ड साउंड्स थी, जिस साउंड को आप सुनना चाहते थे वो साउंड आप नहीं सुन पाए, किसी दूसरे साउंड की वजह से, किसी दूसरे आवाज़ ने इंटरफेयर कर दिया, तब हम इसे कहते हैं मास्किंग वार्निंग सिग्नल। ओके, आपकी बात समझ में आई? नेक्स्ट है बी फैटिगिंग एंड अफेक्ट कंसंट्रेशन डिसीजन मेकिंग। हमने ये कहा कि अगर बहुत लाउड साउंड है तो आपकी कंसंट्रेशन पे अफेक्ट करेगा, एंड डिसीजन मेकिंग, आप कुछ डिसाइड ठीक से नहीं कर पाएंगे कि हम टास्क या फिर टास्क के बारे में या फिर अपने वर्क के बारे में। ओके, नेक्स्ट है डैमेज वर्कर्स हियरिंग टेम्परेरी और परमानेंटली। ये आपके कान को टेम्परेरी लॉस कर सकती है, आपके हियरिंग को, या फिर परमानेंटली लॉस कर सकती है। अगर बहुत ज़्यादा साउंड है, जैसे कि बता रहा है कि 150 डेसिबल पे परमानेंट आपको लॉस कर देगा, तो ये है। और कभी कभी बस अचानक लाउड साउंड मिलता है और फिर वो साउंड ख़त्म हो जाता है, तो कुछ सेकेंड तक, फ्यू सेकेंड तक आपकी हियरिंग क्या होती है, लॉस होती है, फिर आपकी हियरिंग वापस आ जाती है। इसे हम कहते हैं टेम्परेरी हियरिंग लॉस। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? आपको इतना काफ़ी है या फिर आगे बढ़ें? हेलो, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा हियरिंग प्रोटेक्शन के बारे में आएगा। नेक्स्ट हम हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, ये आपके टॉपिक को कवर करा देते हैं इतना। इसमें देखिए क्या है हियरिंग इम्पेयरमेंट्स में। Hearing loss can result from exposure to even relative short duration noise. The degree of impairment is influenced by mainly intensity of noise. Such damage is known as noise-induced hearing loss. ये क्या हुआ, NIHL जो लिखा है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये कह रहा है कि अगर सडन साउंड या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन का साउंड आता है और आपकी हियरिंग को लॉस कर देता है, तो इसे हम कहते हैं नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। ओके, जो कि कुछ सेकंड बाद ये टेम्परेरी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। अगर टेम्परेरी हुआ तो ये हमारी जो बैचलर मेम्ब्रेन है, हमने आपको बताया कि बैचलर मेम्ब्रेन ही क्या होती हैं, हमारी साउंड को डिटेक्ट करती हैं, महसूस करती हैं, सेंस करती हैं। तो ये बैचलर मेम्ब्रेन को कुछ टाइम लगता है रिकवर होने में। जैसे ये रिकवर हो जाती हैं तो आपकी हियरिंग वापस आ जाती है, आपको फिर से सुनाई देने लगता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये लाइन में लिखा गया है, यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्या है, यूके क्या कहता है, जो यूके का है वो नाइज एट वर्क कह रहा है 1989 इम्पोज रिक्वायरमेंट अपन एम्प्लॉयज़ दे स्टिपुलेट 3 लेवल ऑफ नॉइज एट विच एन एम्प्लॉयर मस्ट एक्ट। यहाँ पे ये 3 तरह के नॉइज़ के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे इंजीनियर वर्क करते हैं। जैसे कि मोस्टली 85 डेसिबल बता रहा है, जो कि इफ़ नॉर्मल स्पीच कैन नॉट बी हियर्ड क्लियरली एट 2 मीटर। अगर 2 मीटर पे सभी लोग हैं, 2 मीटर की डिस्टेंस पे हैं और कोई भी नॉइज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, तो आपको 85 डेसिबल की नॉइज़ की नेसेसरी है यहाँ पे। ओके, 85 डेसिबल अगर नॉइज़ होगी या साउंड होगा तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। नेक्स्ट ये कहता है assess the risk to employee hearing, tell the employees about the risk and what precaution to be processed, provide their employees are ear protection, explain their uses। कह रहा है कि अगर कहीं वहाँ रिस्क है साउंड से या फिर प्रॉब्लम है, तो एम्प्लॉय की हियरिंग को तो उसे असेस मतलब पहचानना, ये जानना, जागरूक होना उस चीज़ के लिए। तो आपको इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा कोई इशू तो नहीं है साउंड का या फिर हियरिंग का कि हमारे एम्प्लॉय की हियरिंग पे अफेक्ट कर सकता है, रिस्क करता है। अगर रिस्क है तो ये कह रहा है कि अपने एम्प्लॉय को बताइए इस रिस्क के बारे में। ओके, और प्रिकॉशन के बारे में बताइए। और थर्ड लाइन में कह रहा है कि आप प्रिकॉशन क्या दीजिए, इन्हें ईयर प्रोटेक्टर दीजिए, प्रोटेक्टर्स, एक्सप्लेन देयर यूज, ईयर प्रोटेक्टर्स दीजिए और बताइए कि इसका यूज़ कैसे करना है। ओके, ये यू के बता रहा है। और कह रहा है
सेकेंड लाइन है 90 डेसिबल। 19 डेसिबल के बारे में क्या कह रहा है? इफ़ नॉर्मल स्पीच कैन नॉट बी हियर्ड एट 1 मीटर, अगर आप 1 मीटर डिस्टेंस पे रहकर भी आपको नहीं सुनाई देता है, मतलब कि वहाँ पे 90 डेसिबल की साउंड है, ये क्या है, 90 डेसिबल की नॉइज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए आप वहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑल दैट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस एक्सपोजर टू नॉइज बाई मीन अदर देन प्रोवाइडिंग हियरिंग प्रोटेक्शन, मार्क जोन वेयर नॉइज रीच द सेकेंड लेवल एंड प्रोवाइड रिकॉग्नाइज साइन टू रेस्ट्रिक्ट एंट्री। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एंट्री को आप बंद कर दीजिए, लोगों को रिकॉग्नाइज कराइए, हियरिंग प्रोटेक्शन दीजिए, बस इसमें भी वही लाइन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये कह रहा है 140 डेसिबल जहाँ पे है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, नॉइज़ क्या हो सकता है, पेन को क्रिएट कर सकता है, आपको थ्रेशोल्ड पेन हो सकता है आपके कान में। ओके, इतना ये 3 लाइन थी, इस 3 लाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट लाइन थी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ नॉइज कैन बी डिस्क्राइब एज नाइस डोज। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ये आपके एग्जाम में आ चुका भी है, मॉड्यूल के एग्जाम में, ये वाला लाइन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, या फिर कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ नॉइज। ड्यूरेशन मतलब कि वो कितने समय तक है, और इंटेंसिटी क्या है नॉइज की, इसकी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, नॉइज डोज। ओके, ये याद रखने का आपको ज़रूरत है। ये एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। परमानेंट हेयरिंग लॉस में अकर इफ़ द TW इज अबव रिकमेंडेड मैक्सिमम। कह रहा है परमानेंट टाइम वेटेज ये बता रहा है कि 80 डेसिबल कंसर्न नॉइज एज कैन बी मेजर ओवर द डे एज 8 आवर। 80 डेसिबल के लिए नॉइज डोज के लिए बता रहा है कि टाइम कितना है, 8 आवर कॉम्बिनेशन है। अगर 80 डेसिबल है 8 आवर, तो ये इसका नॉइज डोज है। नॉइज डोज में क्या बताया कि ड्यूरेशन और नॉइज की इंटेंसिटी, ओके, ये कॉम्बिनेशन है, इसे हम नॉइज डोज कहते हैं। तो 80 डेसिबल के लिए टाइम ड्यूरेशन बता रहा है कि अगर इंटेंसिटी 80 डेसिबल है, इंटेंसिटी 80 डेसिबल है, तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कितना यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखिए 8 आवर। 8 आवर है 80 डेसिबल तक, तो इसे हम कहेंगे नॉइज डोज। ओके, ये 80 डेसिबल के लिए है। नॉइज डोज के लिए टाइम है 8 आवर, जैसे हम टाइम वेटेड एयर एवरेज या साउंड लेवल भी कहते हैं, TW। यहाँ पे लिखा है टाइम वेटेज एवरेज साउंड लेवल। ओके, फॉर एग्जांपल कह रहा है कि पर्सन, नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्टेड टू 95 डेसिबल फॉर 3.5 आवर, देन 105 डेसिबल फॉर 0.5 आवर, देन 85 डेसिबल फॉर 4 आवर, रिजल्ट in a TWA of 93.5 which exceed the recommended maximum TWA 90 डेसिबल। ये आप एग्जांपल पर लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, ये वाली बस आपकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मैं आपको ये कल ये वाली लाइन आपको अच्छे समझाऊंगा, इसको भी समझा दूंगा। ओके ओके, आज हम इतना पे कवर कर देते हैं, बंद करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके, thanks for giving your time.